मेरे शोहर का आज फिर अस्पताल में अपॉइंटमेंट था। उन्हें गुर्दों की बीमारी थी जिसके इलाज के लिए हमें हर थोड़े दिन शहर जाना पड़ता। वह अपने शोहर को लेकर शहर पहुंची तो अस्पताल में काफी भीड़ थी। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरा शोहर लाइन में बैठ गया और बारी का इंतजार करने लगा। ये एक सरकारी अस्पताल था जहां हम जैसे गरीब लोगों का रश लगा रहता। मैंने अपने शोहर से कहा, आप यहीं बैठ जाए और नंबर ले लें। वे जब तक जाकर नताशा को बुला लाती। बहुत दिन हो गए उसे देखा भी नहीं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बेटी से मुलाकात भी कर लेंगे। वैसे भी इसके कॉलेज की छुट्टी हो चुकी होगी। मेरे शोहर कहने लगे, अच्छी बात है, जाओ जाकर बुला लाओ। मैं यही पर्ची की लाइन में बैठा हूँ। कम से कम 2 घंटे से पहले तो हमारा नंबर नहीं आना। नताशा ने मुझे अपना हॉस्टल का नाम और पता बताया हुआ था। उसे शहर आए ज्यादा अड़चन नहीं हुआ था। 3 महीने पहले ही वो पढ़ाई की गरज से शहर आई थी और हमें इस बात पर बड़ा फख्र था कि हमारी बेटी हमारे गांव की वो वाहिद लड़की है जो आगे तालीम हासिल करने के लिए शहर आई है। लेकिन आज तक हमारा कभी उससे शहर आकर मिलना नहीं हुआ था। मैं सोच रही थी कि जब मैं उसके हॉस्टल पहुंचूंगी तो वो मुझे देखकर खुशी से मेरे गले लग जाएंगे और अपने दोस्तों से भी मुझे मिलवाएंगे। तब मैं बड़ी फख्र से बताऊंगी कि वो मेरी बेटी है। मुझे नताशा पर बड़ा नाज था जिसने सारे गांव में मेरा सर ऊंचा कर दिया था। हर कोई कहता कि न्याज किसान की बेटी को देखो, शहर जाकर पढ़ाई कर रही है, उसने तो गांव के लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये वो जुमले थे जो मेरे जीने की उमंग को बढ़ा दिया करते थे। पर ना, न्याज की बीमारी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी थी। हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन मेरी बेटी ने स्कॉलरशिप पर न सिर्फ कॉलेज में दाखिला लिया था बल्कि उसे हॉस्टल में रहाइश भी मुफ्त मिली थी। मैं रिक्शे के जरिए उस हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंच गई और मैंने जाकर चौकीदार को कहा कि मैं नताशा न्याज से मिलना चाहती हूँ, वो मेरी बेटी है। ये कहते हुए मेरे कंधे फखर से ऊंचे हो गए। चौकीदार ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर वो एक फोन पर किसी से बात करके नताशा न्याज के हवाले से पूछगछ करने लगा। और फिर उसने मुझसे कहा कि इस नाम की तो कोई लड़की हमारे हॉस्टल में नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हुई और मैंने कहा, फिर से पता करें। वो कहने लगा, बीबी मुझे यहाँ एक एक लड़की के बारे में इल्म होता है, कौन कब आती है कब जाती है, हम नजर रखते हैं कि इस नाम की कोई लड़की नहीं है। फिर भी आपके कहने पर मैंने वार्डन से पता कर लिया है, लेकिन उसका भी यही कहना है कि नताशा न्याज हमारे हॉस्टल में नहीं है। कुछ देर तक मैं चौकीदार के साथ बहस करती रही, लेकिन कुछ हासिल वसूल ना हुआ। मैंने घड़ी में अब वक्त देखा तो तकरीबन 2 घंटे होने वाले थे। मुझे वापस अपने शोहर के पास भी पहुंचना था, इसीलिए मैं नामुराद ही वापस लौट गई। मेरा शोहर मुझे देखकर नताशा के बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे भी बता दिया कि हॉस्टल के चौकीदार ने क्या कहा। ये सुनकर वो परेशान हो गए, कहने लगे नताशा को फोन में लाओ। लेकिन इत्तेफाक था कि मेरे फोन में बैलेंस भी नहीं था। पैसे की तंगी इतनी थी कि मोबाइल का लोड कौन करवाता। मैंने कहा कि शायद चौकीदार को इल्म नहीं होगा, अभी अब चेकअप करवा कर वापस चलो गाँव, फिर देखते हैं, वरना रात यहीं हो जाएगी, फिर मसाला हो जाएगा, दूसरे बच्चे भी घर पर अकेले। नताशा से मैं घर जाकर बात कर लूंगी। दरअसल हमारा गांव पंजाब के एक दूर दराज इलाके में था और रात के वक्त कच्चे इलाकों से गुजरना भी बड़ा दुश्वार था। इसीलिए मेरी कोशिश होती कि मैं अस्पताल से फारिग होकर वाकई से पहले गाँव की हुदूद में दाखिल हो जाऊँ। मेरे शोहर की बारी आई तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि न्याज के गुर्दे ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया और जिसों में गुर्दे पर चल रहा है। अगर उसमें भी इन्फेक्शन हुआ तो फिर मेरे शोहर को डायलिसिस पर डालना होगा। ये वो खतरनाक लफ्ज थे जिसको सुनने के बाद मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने अपने बाप को भी इसी बीमारी से लड़ते हुए देखा था। हर थोड़े दिन बाद वो अस्पताल आते और एक तकलीफ दे अमल से गुजरते। सुनने में तो ये लफ्ज बहुत आम सा है, लेकिन जिस पर गुजरती है ना, वो ही जानता है। मैंने अपने बाप को इस अमल की तकलीफ से गुजरते हुए देखा था, इसीलिए न्याज के लिए ये बात सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा था। डॉक्टर ने काफी परहेज बताया और कहने लगे, एहतियात के जरिए इस मसाले को रोका जा सकता है, लेकिन अगर एहतियात ना की गई और न्याज ने एक हद से ज्यादा पानी पिया तो फिर परेशानी होगी। न्याज को डायलिसिस करवाने ही पड़ेंगे। डॉक्टर ने काफी सारी दवाएं लिखकर हमें महीने बाद आने का वक्त दे दिया और हम वापस गाँव के लिए रवाना हो गए। मैं नताशा और चौकीदार की बात को भूल चुकी थी। मेरे जेहन में बस न्याज की बीमारी घूम रही थी। शहर आने जाने में भी काफी पैसे लगते थे और हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। ऐसे में अगर न्याज बिल्कुल अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर पर लग जाए तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता। हम गांव पहुंचे तो रात होने वाली थी। मेरे दूसरे बच्चे हमारे लिए परेशान थे। मैंने उन्हें उनके बाप की बीमारी के मुताल्लिक आगाह नहीं किया। बस यही बताया कि अब्बा को गुर्दों में तकलीफ है, इसलिए हमें बार बार शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चों ने अपने नानों को इसी बीमारी से मरते हुए देखा था। इसीलिए मैं उन्हें डराना नहीं चाहती थी। मेरा शोर थक हार कर रात को बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे।
वो कहने लगा कि अभी तो मैंने नताशा की शादी भी करनी है, अगर उससे पहले मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे शोहर ने नताशा का नाम लिया तो मुझे चौकीदार की बात याद आ गई। मैंने अपने शोहर से कहा कि पता नहीं चौकीदार ने ऐसा क्यों कहा कि नताशा हॉस्टल में नहीं रहती। मेरा शोहर कहने लगा हॉस्टल में कई 100 लड़कियां होती हैं, चौकीदार को क्या मालूम, हो सकता है उसे गलतफहमी हो गई हो या फिर वो नताशा को किसी और नाम से जानता। 2 दिन की बात है, इतवार को नताशा खुद आने वाली, उससे ही पूछ लेना। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं मोबाइल में लोड डलवाऊं, ये कहकर मेरा शोहर मुंह फेर कर सो गया। वो सारे दिन का थका हुआ था। फिर उसने दवाई भी खाई थी, लेकिन मैं सोच में डूब गई थी कि पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है और क्या कर रही है। न्यास की हालत काफी खराब थी। 2 दिन उसके साथ कहाँ गुजरे पता ही नहीं चला। हर थोड़ी देर बाद वो पानी पीने के लिए तड़पता था और डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो सारे दिन में 2 कप से ज्यादा पानी नहीं पिलाना था। ये एक ऐसी परेशानी थी कि जिसका अंदाजा करना भी मुश्किल था। एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शख्स पानी मांग रहा है और उसे पानी ना दिया जाए तो फिर उस पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा हर कोई नहीं कर सकता। न्यास के साथ मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। वो मेरी बात बहुत मुश्किल से मान रहे थे। प्यास की शिद्दत से उनके होंठ खुश्क पड़ रहे थे और मजबूरन मैं उन्हें पानी भी नहीं दे सकती थी। और फिर इतवार वाला दिन दोपहर के वक्त नताशा घर लौट आई तो उसे देखकर मेरे शोहर उसके गले लगकर ठूठ फूट कर रोने लगे। वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और बार बार पूछने लगी कि अब्बा को क्या हो गया। मजबूरन मुझे उसे बताना पड़ा क्योंकि वो हमारी बड़ी बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, उसका शहर में रहना, उसे बहुत सी चीजों के बारे में इल्म था। अपनी बाप की बीमारी का सुनकर वो बहुत दुखी हो गए। वो कहने लगी कि अम्मा काश मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती। मैंने एक सर्द आह भरी और नताशा से कहा कि बेटी तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा, यही तेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश, और मैं भी तो यही चाहती हूँ। जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई उस दिन हमें अपने बाप के बच्चों की फिक्र भी नहीं होगी। हमने सब का नवाला छीन कर तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा है, बस तू हमारे नाम की इज्जत रख लेना। मेरी बात सुनकर नताशा ने सर झुका लिया और अपने कमरे में चले गए। चौकीदार वाली बात मैं पूछना ही भूल गई थी। नताशा 2 दिन के लिए आई थी, मंगल को वापस उसे लौटना था और उस दिन जाकर मुझे ये बात याद आई कि मैं नताशा को मिलने हॉस्टल गई थी। मैंने फौरन नताशा को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैं हॉस्टल आई थी और चौकीदार ने कहा कि तू वहां रहती ही नहीं। मेरी बात सुनकर पहले तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया, फिर वो एकदम ही हंस पड़ी और कहने लगी हम चौकीदार को मेरे बारे में क्या पता होगा अम्मा, हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियां रहती हैं और फिर ये हॉस्टल वाले चाहते भी नहीं कि हमारे घर वाले बार बार आकर हमें तंग करें और हमारी पढ़ाई खराब हो, इसीलिए उल्टी सीधे बातें कर देते हैं। अब हॉस्टल आने की बजाय मुझे खुद फोन करती तो मैं खुद आपके पास आ जाती। मैंने उसे बताया कि मेरे मोबाइल में लोड ही नहीं, पैसे नहीं, बिल्कुल भी। ये सुनकर वो कहने लगी आप परेशान ना हो, मैं आपके मोबाइल में बैलेंस दबा, वैसे भी अब्बा की तबीयत ऐसी नहीं है, आप बिल्कुल खाली हाथ रहे। ये कहकर नताशा ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगी अम्मा आप ये पैसे रख लें, आपके काम आएंगे। मैंने हैरत से उन नोटों को देखा और नताशा से पूछा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, तू तो शहर पढ़ने गई है ना, तेरा खर्चा भी हमें ही उठाना चाहिए, तो फिर ये पैसे। नताशा मुस्कुरा कर कहने लगी हाँ माँ, अच्छा पढ़ने वाली लड़कियों को कॉलेज से फंड भी मिलता है जिससे वो अपनी किताबें वगैरह खरीद सकती हैं। मैं हर टेस्ट में अच्छे नंबर लाती हूँ और इसीलिए मेरी टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। नताशा की बात सुनकर मुझे अपनी बेटी पर और फख्र महसूस हुआ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, उसे ढेरों दुआएं दी और कहा कि बस बेटी तू अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना, तेरे बाप की यही तो ख्वाहिश है कि कम से कम हमारे सारे बच्चों में एक बच्चा तो पढ़ लिख जाए। मेरी बात सुनकर नताशा ने हाँ में सर हिला दिया। दरअसल न्याज खुद भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें गांव से निकलने ही नहीं दिया। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और न्याज के बाप ने मरते मरते अपनी जिम्मेदारी का काम न्याज के हवाले कर दिया और यूं न चाहते हुए भी वो किसान बन गए। कम उम्र से ही वो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनके हाथों में कलम और कागज हो और अब यही ख्वाब अपनी बेटियों के लिए देखने लग गए थे। गांव वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने हमारी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा था और उसे पढ़ता हुआ देखकर न्याज को नई जिंदगी मिलती थी। वो अपने ख्वाब अपनी बेटी की सूरत जीने लगे थे और मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए ताकि उसे हमारी जैसी जिंदगी ना गुजारनी पड़े। 2 दिन हमारे साथ गुजार कर नताशा वापस चली गई। उसके आने से घर में रौनक हो जाया करती थी। छोटी बहनें भी खूब चहकने लग गई थी और उसके जाते ही घर फिर से उदास हो जाता। न्याज भी खुद को मजीद बीमार महसूस करने लगते थे और फिर अब तो तबीयत के बायस वो चिड़चिड़े भी रहने लग गए। उनसे जिम्मेदारी का काम भी नहीं होता था। खुदाई करना, फसल की कटाई वगैरह कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए मैं उनके साथ खेतों पर जाने लगी थी। सारा दिन कहाँ गुजरता पता ही नहीं चलता।
यूं ही एक महीना और गुजर गया और न्याज के अगले चेकअप की तारीख आ गई। मैंने नताशा को उसके अब्बा के चेकअप की तारीख पहले ही बता दी थी, इसीलिए इस बार जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो नताशा वहां पहले से ही मौजूद थी।